नमो नमः। आज 50 से लेकर आगे के जो श्लोक है 57 तक, वो जो श्लोक है उसका हमें अध्ययन करना है। सिंहस्थ गुरुदोष और उसका परिहार जो है यहाँ पर बताया गया है। आगे हमने और भी परिहार जो है वो देखे थे। मगादि पंचपादेषु गुरुः सर्वत्र निंदितः, गंगा गोदान्तरं हित्वा शेषांग्रीषु न दोषकृत्, मेषेर्केशन्व्रतोद्बाहो गंगा गोदान्तरेऽपि च, सर्वः सिंहगुरुर्वर्जः कलिंगे गौड़ गुर्जरे। यहाँ पर कहा गया है मघादि पंचपादेषु गुरु सर्वत्र निंदितः। मघादि जो नक्षत्र है मघा और उसके बाद का है पूर्व फाल्गुनी। तो मघा नक्षत्र के 4 चरण और पूर्व फाल्गुनी के प्रथम चरण पर्यंत जो 5 चरण है उसमें बृहस्पति जो है उसका दोष है वो सभी देशों में निंदित माना गया है। शेषांग्रीषु गंगा गोदान्तरम हित्वा दोषकृत न भवति। और बाकी के जो चरण है उसके अंदर गंगा और गोदान्तरम, गंगा जो गोदावरी नदी है उससे उत्तर विभाग और गंगा नदी का जो पश्चिम दक्षिण जो विभाग है उसके अंदर का जो प्रदेश है, ये दोनों नदी गोदावरी और गंगा के बीच का, उसके अंदर जो दोष है वो माने नहीं गए हैं। आगे शेष चरणों में अर्थात पूर्व फाल्गुनी के दूसरे चरण से लेकर उत्तरा फाल्गुनी के प्रथम चरण पर्यंत 4 चरणों में गंगा गोदावरी के मध्य में बसे हुए देशों को छोड़कर अन्य देशों में दोष कारक नहीं कहा गया है। यदि सूर्य मेष में हो और बृहस्पति सिंह राशि में हो तो गंगा और गोदावरी के मध्यवर्ती देशों में यज्ञोपवीत और विवाह शुभ है, परंतु कलिंग गौड़ गुर्जर इन देशों में संपूर्ण सिंहस्थ बृहस्पति वर्जनीय है, ऐसा स्पष्ट रूप से कहा गया है। यहाँ पर 3 देशों की बात है, कलिंग, गौड़ और गुर्जर। यहाँ कलिंग यानी उड़ीसा वर्तमान, गौड़ जो है उसे कहीं ऐसा कहा गया है कि बंगाल संपूर्ण, कहीं पर ऐसा कहा गया है कि बंगाल का एक जो भाग है गौड़ प्रदेश कहा जाता है वो। तो यहाँ पर संपूर्ण ही हम कहेंगे। गुर्जर यानी गुजरात, वो आपको मालूम ही होगा, उसमें संपूर्ण बृहस्पति जो है उसको वर्जित किया गया है। मकर में स्थित बृहस्पति के परिहार, रेवा पूर्वे गंडकी पश्चिमे च शोणस्यो दक्षिणे नीच इद्य वर्ज्यो नायम कोंकणे मागधे च गौड़े सिंधु वर्जनीय शुभेषु। यहाँ पर कहा गया है रेवा पूर्वे गंडकी पश्चिमे शोणस्य उदक दक्षिणे तीरे नीचः इज्यः न वर्ज्यः कोंकणे मागधे गौड़े च सिंधौ अयम शुभेषु वर्जनीयः स्यात्। अर्थात नर्मदा जो नदी है जिसको रेवा भी कहा जाता है उसके पूर्व, गंडकी नदी के पश्चिम, शोण नदी जो गई है जिसको सोन नदी कहते हैं, वो शोण नदी के उत्तर तथा दक्षिण देश में मकर राशि स्थित बृहस्पति जो है उसमें विवाह आदि शुभ कार्य जो है उसमें वर्जनीय है। किंतु कोंकण यानी जो दक्षिण जो भाग है भारत का उसे कोंकण कहा जाता है, पुणे के आसपास का जो जगह है उसे मागध यानी बिहार, गौड़ यानी बंगाल और सिंधु देश यानी वर्तमान पंजाब और पाकिस्तान का जो प्रदेश है उसे हम सिंधु देश कहा करते थे। सिंधु यानी जो सिंधु नदी है उसके तटवर्ती जो क्षेत्र है उसे सिंधु नदी कहा जाता है। शुभ कार्यों में वर्जित है, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। लुप्त संवत्सर दोष और उसका परिहार यहाँ पर कहा गया है। गोजान्त्य कुंभे तरभेति चारगो नो पूर्व राशिम गुरुरेति वक्रितः, तदा विलुप्ताब्द इहाति निंदितः शुभेषु रेवासुर निम्न गांतरे। यहाँ पर कहा गया है गोजांत कुंभे तरभे अतिचारगः गुरुः वक्रितः पुनः पूर्वराशिं नो एति तदा लुप्ताब्दः, अब्दः अर्थात वर्षः, इह रेवासुर निम्न गांतरे शुभे अतिनिंदितः स्यात्। अर्थात वृष, मेष, मीन और कुंभ
अतिरिक्त अन्य किसी राशि में स्थित बृहस्पति जो है उस राशि के अगली राशि में अतिचार करके गया हो और फिर वक्री होकर, अतिचार यानी थोड़ा जल्दी से जाता है, जब उसकी स्पीड थोड़ी ज़्यादा होकर वो आगे की राशि में जाता है, और वक्री होकर पूर्व राशि में जिस वर्ष में ना आए, यानी गुरु का नियम है वो जिस राशि में अतिचार करके जाता है फिर उस राशि में आता है, फिर आगे जाता है, फिर वापिस आता है, ऐसी जैसे हम गुजरात में गरबा गाते हैं वैसे ही। तो पूर्व राशि में जिस वर्ष में ना आया हो वह लुप्त संवत्सर कहा जाता है। वह विवाहादि शुभ कार्य में अतिशय निंदित है, परंतु नर्मदा और गंगा के मध्य में ही निंदित कहा गया है। बाकी देशों में इसका जो दोष है वो कहा नहीं गया है। होरा सिद्धि के लिए यहाँ पर वार प्रवृत्ति है, यहाँ पर होरा सिद्धि जो है वो यहाँ पर दी गई है। तो पादो न रेखा परपूर्वयोजने फलेर्युतानास्तिथयो दिनार्धतः उनाधिकारस्तद्विवरोद्भवे फलेर्ऊर्ध्वं तथा दो दिनपप्रवेशनम्। यहाँ पर कहा गया है पादो न रेखा परपूर्वयोजनैः फलैः युतानाः तिथयः पंचदशः यदि दिनार्धतः उनाधिकाः तदा तद्विवरोद्भवैः फलैः ऊर्ध्वं तथा अधः दिनप्रवेशनम स्यात्। यहाँ से लेकर लंका से लेकर उज्जैनी और कुरुक्षेत्र आदि देश तथा सुमेरु पर्वत पर्यंत भूमध्य रेखा कही गई है। हाँ, यहाँ से लंका, उज्जैनी और सुमेरु, कुरुक्षेत्र से लेकर वो सुमेरु पर्वत तक जाती है, जिसे भूमध्य रेखा कही गई है। अभी जो भूमध्य रेखा है वो पहले उज्जैनी और लंका को मानते थे भूमध्य, उसके बाद अभी इलाहाबाद जो है उसको हम भूमध्य मानते हैं। तो ये जो गिनती है वो प्राचीन है, तो जो वर्तमान जो गिनती है उसमें थोड़ा फेर रहेगा। जिस देश में वार प्रवृत्ति जानना हो उस देश उक्त रेखा से पूर्व या पश्चिम में जितने योजन पर हो उतने योजन में, यहाँ पर हमें रेखांतर, अभी जो पंचांग है वर्तमान में उसमें रेखांतर स्पष्ट रूप से दिया गया है, पहले नहीं होता था, उसी वजह से जो योजन है उसकी गिनती हम करते हैं। उन योजनों में उसे चतुर्थांश घटाकर जितने शेष रहे उन्हें पल मानकर इष्ट देश आदि यदि रेखा से पश्चिम में हो तो 15 में जोड़े और पूर्व में हो तो 15 से घटाए, ऐसा कहा गया है। यदि वे जुड़े या घटे हुए 15 इष्ट दिनमानार्ध के बराबर हो तो सूर्योदय काल ही में, और यदि न्यून या अधिक हो तो दोनों का अंतर करे, उस अंतर के जितने पल हो, और यदि न्यून हो तो उसी पल सूर्योदय पर, और अधिक हो तो उतने ही पल सूर्योदय के पूर्व वार प्रवृत्ति होती है, ऐसा कहा गया है। यहाँ पर उदाहरण भी दिया गया है। कुरुक्षेत्र से लखनऊ जो है वो 48 योजन पूर्व है। इन योजनों का चतुर्थांश 48 का चौथा भाग 12 होता है, 12 चौक 48, 48 में घटाया तो 36 पल यहाँ पर बचते हैं। उक्त योजन मध्य रेखा से पूर्व होने के, यहाँ पर कहा गया है लखनऊ 48 योजन पूर्व है, तो पूर्व होने के कारण 36 पलों को 15 पलों में घटाया गया, तो 14 दंड और 24 पल शेष रहते हैं। ये दंड पल है, दंड यानी घटी पल, दंड पल जो है उसे इष्ट दिनार्धमान जो है, जिस दिन है उसका दिनार्धमान कहा गया है 17/2, उसके दंडादि से यानी घट्यादि जो है उससे न्यून होने के कारण, यानी जो है 17/2 उससे 14-24 जो है वो कम है, उसी के कारण इन दोनों में जो अंतर है, यानी 17 घटी और 2 पल और 14 घटी और 24 पल, इस दोनों में अंतर कितना है, तो 2 घटी और 38 पल का जो अंतर है उसे सूर्योदय होने के पश्चात लखनऊ में वार प्रवृत्ति जाननी चाहिए, ऐसा यहाँ पर स्पष्ट होता है। अब आगे काल हो रहा जो है उसका यहाँ पर घटी जो उसका जो फल है वगैरह जो है वो यहाँ पर दिया गया है। वारार्धे घटिका द्विग्ना स्वाक्ष रच्छेष वर्जिता सैकास्तष्टानगे
काल होरेशादीनपात्क्रमात् अर्थात वारादेहे घटिका द्विग्ना स्वाक्षह्रच्छेषवर्जिताः सैकाः नगेतष्टाः दीनपात क्रमात् कालहोरेशाः भवन्ति। अर्थात वार प्रवृत्ति से लेकर इष्टकाल पर्यंत जितने दंडादि हो उसे 2 से गुणा करके 2 जगह रखे, यानी अलग अलग जगह पर वो गुना करके रखना है। एक स्थान में 5 का भाग देना है और जो शेष रहे उसे दूसरे स्थान में घटा देना है, यानी जो हमने 2 स्थानों में रखा है उसे एक में से हमें 5 का भाग देना है, जो शेष रहती है उसे दूसरा जो फल है उसके अंदर से घटा देना है। शेष जो रहे उसमें एक और जोड़ दे, तब 7 का भाग देने से जो शेष रहे वह दिवस के स्वामी के क्रम से काल होरेश होगा। उदाहरण, यदि रविवार को वार प्रवृत्ति से लेकर इष्टकाल पर्यंत 6 दंड हो, उसमें 2 से गुणा करने से 12 हुए। इन दोनों स्थानों में रखकर एक स्थान में 5 का भाग दिया तो 2 शेष बची है, उसे दूसरे स्थान में घटाना चाहिए, तो 12 में से 2 घट जाएंगे, 12 में से 2 निकालने से 10 शेष यहाँ पर बचती है, उसमें 1 जोड़ने से 11 हुआ। इसमें 7 का भाग दिया तो 4 शेष रहते हैं, अर्थात रविवार से गिना तो चौथा बुध हुआ। इस काल में काल होरेश हुआ है, ऐसा हमें मानना चाहिए। अब ये काल हो रहा हमने देखा, तो उसका प्रयोजन क्या है, उसे क्यों रखा गया है, वो यहाँ कहा गया है। वारे प्रोक्तम काल होरा सुतस्य अधिष्णे प्रोक्तम स्वामी तिथ्यंशकेस्य कुर्यादिक्षुलादिचिन्त्यं क्षणेषु निर्वोल्लंघ्यं पारिगश्चापि दंडः। यहाँ पर कहा गया है वारे प्रोक्तम कर्मम तस्य वारस्य काल होरासु कुर्याद, यानी जो वार में, आगे हम देखेंगे नक्षत्र प्रकरण के प्रारंभ में, जो वार जो है, हर एक वार, जैसे रविवार का क्या कर्म है, यानी रविवार को कौन कौन से काम करने चाहिए, ऐसे ही सभी 7 वारों के कर्म दिए गए हैं। अब यहाँ कहा गया है कि जो वार के जो कर्म किए गए हैं, कहे गए हैं, यदि उस दिन तक आप यदि प्रतीक्षा नहीं कर पा रहे हैं तो उस दिन उस जो ग्रह है, यानी गुरुवार का कोई कर्म है, अब हमें वो काम करना है रविवार को, तो क्या करेंगे, तो रविवार को करना यदि जरूरी हो तो हमें गुरुवार तक प्रतीक्षा नहीं करनी है। तो रविवार को जब गुरु की होरा आती है उस वक्त में हम ये जो काम है उसे संपादित कर सकते हैं। तथा धिषणे प्रोक्तम अस्य स्वामितिथ्यंशके मुहूर्ते कुर्याद क्षणेषु मुहूर्तेषु दिक्षुलादि अवश्यम चिंतनीयम पारिगः दंडः अपि नैव उल्लंघ्यः। यहाँ पर कहा गया जो कार्य जिस वार में विहित है उस आवश्यक हो तो उसके काल होरा में करने को महर्षि ने कहा गया है, और जो कार्य जिस नक्षत्र में विहित है वह उस नक्षत्र के स्वामी के मुहूर्त में करे। इन मुहूर्तों में भी दिक्शूल, वारशूल, नक्षत्रशूल आदि का विचार करना चाहिए, और परिग दंड का उल्लंघन तो किसी भी तरह नहीं करना चाहिए, यानी परिग और दंड जो है उस योगों का यहाँ पर उल्लंघन हमें नहीं करना चाहिए। आगे मनवादी और युगादि की तिथियां यहाँ पर कहा गई है। मनवादी और युगादि की तिथियां, मनवाद्यास्त्रितिथि मघौ तिथि रवि ऊर्जे शुचि दिक्तिथि ज्येष्ठेन्त्ये तिथि स्विषे नवतपस्याश्वासिंहस्ये शिवा भाद्रेग्निश्च सिते त्वमाष्टनभसः कृष्णे युगाद्यासिते घोग्नि बाहुलराधयोर्मदनदशौर भाद्रे मगाचस्सिते। यहाँ पर ये जो भाग है 57वां श्लोक है, यहाँ पर शुभाशुभ जो प्रकरण है वो यहाँ पर पूर्ण हो जाता है। आगे इसका अर्थ देख लेते हैं। तो चैत्र शुक्ल तीज और पूर्णमासी
कार्तिक शुक्ल पूर्णमासी और द्वादशी, आषाढ़ शुक्ल दशमी और पूर्णमासी, ज्येष्ठ और फाल्गुन की पूर्णमासी, अश्विन शुक्ल नवमी, माघ शुक्ल पक्ष की सप्तमी, पौष शुक्ल एकादशी, भाद्रपद शुक्ल तृतीया, श्रावण शुक्ल अमावस्या और अष्टमी, यानी अमावस्या यहाँ पर शुक्ल नहीं लिखना चाहिए, यहाँ पर शुक्ल पक्ष की अष्टमी और अमावस्या ये अलग हो जाएगा। ये मनवादी तिथि है। यहाँ पर कार्तिक शुक्ल नवमी, वैशाख शुक्ल त्रिज, भाद्रपद कृष्ण त्रयोदशी और माघ कृष्ण अमावस ये युगादि तिथि है। इनमें विवाह आदि जो शुभ कर्म जो है वो हमें नहीं करने चाहिए, ऐसा स्पष्ट रूप से यहाँ पर कहा गया है। मनवादी और युगादि तिथियों के साथ यहाँ पर हमारा मुहूर्त चिंतामणि का शुभाशुभ जो प्रकरण है वो यहाँ पर समाप्त होता है। आगे जो होगा वो नक्षत्र प्रकरण है, वो हम आगे पढ़ेंगे। अस्तु, धन्यवाद, जय श्री कृष्ण।